क्या तलाक के केस में पत्नी को गुजारा भत्ता यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस हर हाल में मिलेगा ही, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरिम मेंटेनेंस देने से पति जो है साफ इनकार कर सके। नमस्कार, मैं एडवोकेट रितेश ओझा आज आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे केस के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पति पहली नज़र में यह दिखा दे कि पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है तो अदालत इंटरिम मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। आइए इस पूरे मामले को जानने के लिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने 31 जुलाई 2026 को कहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत पत्नी को अंतरिम मेंटेनेंस देने से मना किया जा सकता है, इंटरिम मेंटेनेंस से मना किया जा सकता है अगर पति इंटरिम मेंटेनेंस के स्टेज पर पत्नी के एडल्ट्री रिलेशन को पहली नज़र में साबित कर दे तो, अवैध संबंध को साबित कर दे तो। आपको बता दें कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद भी अपनी पत्नी, बच्चों या माता पिता का भरण पोषण नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट उसे भरण पोषण करने का आदेश दे सकते हैं। अब आपको केस के बारे में, इस केस के बारे में शॉर्ट में ब्रीफ करते हैं, जानकारी देते हैं। केस के अपीलकर्ता ने 7 जुलाई 2014 को रिस्पोंडेंट नंबर 2 से शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद ही उनके बीच परेशानियां शुरू हो गई, जिसके चलते कथित तौर पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपीलकर्ता पर कई आरोप लगाए और बेंगलोर पुलिस के सामने कुछ शिकायतें भी दर्ज कराई। आखिरकार 13 मई 2020 को वो अपने ससुराल से अपने बच्चे और कीमती सामान के साथ चली गई। उसके बाद 5 नवंबर 2020 को उन्होंने उदयपुर में पीसीपी एनडीटी मामलों के स्पेशल एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इंटरिम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल किया। ऐसी ही कार्रवाई में ही अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 125 सब सेक्शन 4 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल किया, जिसमें अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अवैध संबंध के कारण रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है, मतलब उनकी पत्नी जो है, किसी भी अंतरिम भरण पोषण की हकदार नहीं है, किसी भी इंटरिम मेंटेनेंस के हकदार नहीं है, क्योंकि 125 सब सेक्शन 4 जो है इस धारा को स्पष्ट रूप से ये बोलता है, इसमें मना किया गया है। अपीलकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपने आरोपों को साबित करने के लिए न केवल मुख्य अर्जी में बल्कि अतिरिक्त हलफनामों के जरिए भी सबूत पेश किए थे, जिसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने पति के एप्लीकेशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि डॉक्यूमेंट्स की असलियत और ओरिजिनलिटी का पता तभी लगाया जा सकता है जब मेन पिटीशन में सबूत दिखाए जाए। इसी बात को हाईकोर्ट ने कंफर्म करते हुए कहा कि अंतरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर फैसला करने से पहले ऐसे मुद्दे पर फैसला करने का कोई प्रोविजन नहीं है। इस पार्टिकुलर केस में पति ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के जरिए अपनी बात साबित करने के लिए लगभग 92 वीडियोज और 237 फोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने पेश किए थे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ हवा में आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, आपके पास पक्के सबूत भी होने चाहिए अपने दावे को प्रूव करने के लिए, जो कि 125(4) के अंतर्गत में, तभी आप अपने दावे को प्रूव कर पाओगे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां पर जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि हमारा मानना है कि अगर पति सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 के तहत एप्लीकेशन फाइल करता है और पहली बार में ही सबूत के जरिए आरोप साबित कर पाता है, तभी इंटरिम मेंटेनेंस पर रोक लगाई जा सकती है। हाईकोर्ट के विवादित फैसले को रद्द करते हुए जस्टिस करोल के लिखे फैसले में कहा गया कि निचली अदालतों ने सीआरपीसी की धारा 125 सब सेक्शन 4 के तहत अपील करने वालों की अर्जी को शुरू में ही खारिज करने की गलती की। एक बार जब पति द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों में पत्नी के गैर कानूनी रिश्ते साबित हो गए तो इंटरिम स्टेज पर ही उनकी अर्जी पर फैसला करने के बजाय निचली अदालतों के लिए उसे शुरू में ही खारिज करना गलत था। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों ने यह मानने में साफ तौर पर गलती की कि ऐसे सवाल पर सिर्फ आखिरी फैसले के स्टेज पर ही फैसला किया जा सकता है।
यह नजरिया कानून में दी गई बात को बेकार कर देगा। कोर्ट ने कहा मामला ट्रायल कोर्ट को मेरिट पर फैसला करने के लिए वापस भेजा जाता है क्योंकि उन्होंने इस मामले में अर्जी को शुरू में ही खारिज कर दिया था। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की अपील को मंजूर कर लिया। चूंकि इस पार्टिकुलर केस में पति ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के जरिए अपनी बात साबित करने के लिए लगभग 92 वीडियोज और 237 फोटोग्राफ्स कोर्ट के सामने पेश किए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल भी उठाया कि ये तस्वीरें किसने ली, क्या उन्हें ऐसा करने की इजाज़त थी, तस्वीर लेने के बाद उन्हें स्टोर करने का क्या तरीका है, सबूत के तौर पर पेश की जा रही ये तस्वीरें क्या असली हैं या टेक्नोलॉजी की मदद से इनमें छेड़छाड़ की गई है, क्या यह सही तस्वीर दिखाती है या पार्टियों के बनाए जा रहे नैरेटिव के हिसाब से इन्हें बदला गया है। लोगों की प्राइवेसी के अधिकार और उनके पर्सनल डेटा की सुरक्षा वगैरह पर इसका क्या असर पड़ेगा। जाहिर है ये ऐसी चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि अभी कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इन मुद्दों को देख सके। अगर सबूत इकट्ठा करने का यह तरीका असलियत है तो इन लोगों के काम करने के तरीकों पर कुछ सीमाएं भी होनी चाहिए। ऊपर उठाए गए सवालों को देखते हुए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अपना सिस्टम बनाने की जरूरत पर जितना जोर दिया जाए कम है। जाहिर है विधायिका को सभी जरूरी मुद्दों की अपनी जांच करनी होगी और मौजूदा नियमों के हालात के हिसाब से नियम कानून बनाने होंगे, लेकिन वह दूसरे देशों से या इलाकों के कानूनों का भी हवाला ले सकती हैं जहां इस तरह के कानून ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, कनाडा का ओंटारियो, नीदरलैंड, सिंगापुर वगैरह। ऊपर हुई चर्चा को देखते हुए प्राइवेट जांच के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया कि इस फैसले की एक कॉपी जो है भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के सेक्रेटरी और भारत के लॉ कमीशन के चेयरमैन को भेजी जा सके ताकि वे इस मामले में उचित राय ले सके। अगर आपको ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के महत्वपूर्ण कानूनी फैसलों की आसान भाषा में जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।